हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 92 में आपसे स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग प्राचीन भारत की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर 9 है दोस्तों, जो बाय वन पीछे वाला चैप्टर नहीं देखिएगा। चलिए हम लोग गुप्त साम्राज्य पे आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चौथी पृष्ठभूमि पहले दोस्तों, 4वीं सदी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि कुषाण एवं शक शासकों का शासन 4वीं सदी ईस्वी तक जारी रहा, लेकिन उनकी शक्ति काफी कमजोर हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन 3वीं सदी ईस्वी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक स्थिति में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्रों एवं गणतंत्रों का उदय हुआ। राजतंत्रों में गुप्त, नाग और आमिर और इक्ष्वाकु तथा गणतंत्रों में आर्जुनायन, मालव, योधय और लिच्छवी आदि शामिल थे दोस्तों। कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता रहा, जो कि मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित है दोस्तों। गुप्त वंश का आरंभिक राज उत्तर प्रदेश और बिहार में था दोस्तों, और संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए थे। गुप्त संभवतः वैश्य थे, कुषाणों के सामंत रहे थे। कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों से गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत देखिए। गुप्त राजवंश का इतिहास जानने के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण दोस्तों। साहित्यिक स्रोत में देखिए, विशाखादत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं ऋतु संहारम, कुमार संभव, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतला तथा शूद्रक कृत, मृषकटिकम, वात्स्यायन कृत, कामसूत्र से भी गुप्त की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों, सिक्कों और स्मारकों से गुप्त राजवंश के इतिहास का ज्ञान होता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में से उसके बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से घून आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। गुप्तकालीन राजाओं के सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। इस काल में सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक, रुपयक, तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था दोस्तों। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ था। मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर दोस्तों और जबलपुर मध्य प्रदेश में है ये। अब भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना मध्य प्रदेश में, और भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। आदि विशेष उल्लेखनीय मंदिर मिले हैं दोस्तों। गुप्तकालीन स्मारकों जैसे मंदिर, मूर्तियां, चैत्यगृह और आदि से तत्कालीन कला और स्थापत्य की जानकारी भी मिलती है दोस्तों। अजंता एवं बाघ की गुफाओं की कुछ चित्र भी गुप्तकालीन माने जाते हैं दोस्तों। विदेशी यात्रियों के विवरण देखिए। इस काल के प्रमुख विदेशी यात्री फाहियान यह चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसने मध्य प्रदेश का वर्णन किया दोस्तों। क्वेश्चन अगर पूछे चंद्रगुप्त द्वितीय किसके शासनकाल में आया, तो फाहियान के शासनकाल में दोस्तों। फाहियान किसके शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों। ह्वेनसांग, कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया। इसके विवरण से यह पता चलता है कि कुमारगुप्त नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। गुप्त राजवंश प्रारंभिक इतिहास देखिए। गुप्त राजवंश के स्थापना के संबंध में अधिकांश इतिहासकारों में मतभेद तो है। 2 मोहरें जिसमें एक के ऊपर संस्कृत और श्रीगुप्त से अंकित है। ऐसे प्रतीक होता है कि श्रीगुप्त नामक व्यक्ति इस वंश का स्थापना की थी। गुप्त काल के प्रमुख शासक देखिए। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसे महाराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। फिर देखिए, इत सिंह के विवरण के अनुसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिरों के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए थे। और श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। स्कंदगुप्त के सुप्रिय के लेख यानी रीवा यानी मध्य प्रदेश में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। अतः इससे ज्ञात होता है गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से प्रारंभ हो चुका था। फिर देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम
319 से 350 ईस्वी में दोस्तों घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है दोस्तों। उसके राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है दोस्तों। इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। गुप्त वंश चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, उसने अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और लिच्छवी राज की राजकुमार कुमार देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई और इसकी पुष्टि 2 प्रमाणों से होता है दोस्तों। चलिए लोग थोड़ा गुप्त संवत देखिए। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित थी। गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है दोस्तों। गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितना अंतर है? 241 वर्ष दोस्तों। गुप्त संवत देखिए 319 ईस्वी बना और शक संवत दोस्तों 78 ईस्वी में आया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और लिच्छवी राज की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लक्ष्मियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई। इसके पुष्टि 2 प्रमाणों से मिलता है। चलिए पहला प्रमाण तो स्वर्ण से, जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार और राजा रानी प्रकार और विवाह प्रकार आदि उल्लेख है दोस्तों। दूसरा प्रमाण चंद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है, जिसमें उसे लिच्छवी का दोहित्र कहा गया है दोस्तों। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया, जिससे उसने अपने स्वर्ण सिक्के पर अपना और कुमारी देवी का नाम खुदवाया। इन सिक्कों के पृष्ठ भाग पर लिच्छवी उत्कीर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम के इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है। फिलिट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 से 320 में किया गया था। गुप्त वंश के शासकों ने चंद्रगुप्त प्रथम का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त के अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया और समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक चंद्रगुप्त शासन है दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इतिहास का विसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। देखिए समुद्रगुप्त को दिग्विजय की जानकारी का स्रोत देखिए। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति जिसे भी बोलते हैं दोस्तों, स्तंभ में है, लेख में है दोस्तों। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है और तथा 4थे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार और सुदृढ़ीकरण के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपनाया था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता और संपूर्ण पृथ्वी की विजय धरनी बंद करने वाला बताया गया दोस्तों। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था दोस्तों। अशोक निर्मित यह स्तंभ कहाँ है? मूलतः कौशाम्बी में स्थित है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। किसका? जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। अशोक, समुद्रगुप्त और अकबर और बीरबल और जहांगीर, इसका मतलब हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है दोस्तों। एरन स्तंभलेख देखिए, एरन स्तंभलेख गया ताम्रफलक और नालंदा ताम्रफलक दोस्तों। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव कहा आदि राजाओं से बढ़कर दानी राजा माना गया। तो इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्ता देवी अंकित है दोस्तों। क्या है? दत्ता देवी दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया। हालांकि प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं दिया गया है। समुद्रगुप्त की मुद्राएं देखिए। समुद्रगुप्त की हमें कुछ 6 मुद्राएं प्राप्त होती है। मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। देखिए गरुड़ प्रकार, देखिए गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त
कि नागवंशीय राजाओं के विजय का साक्ष्य प्रदान करती है। इन मुद्राओं से समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंहासनीय देवी के साथ साथ पराक्रम शब्द अंकित है दोस्तों। धनुर्धारी प्रकार देखिए, धनुर्धारी प्रकार दोस्तों इसके पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है दोस्तों। मुद्रा के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा है दोस्तों। पार्श्व प्रकार देखिए, पार्श्व प्रकार में दोस्तों इसमें राजा पार्श्व धारण किए हुए और हाथ तथा उसकी उपाधि कृतांत यम परशु अंकित है दोस्तों। अश्वमेघ प्रकार दोस्तों, इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेघ योगों का प्रमाण है। इसके मुख मार्ग पर यज्ञ यूप से बंधे हुए घोड़े का भी चित्र का उल्लेख है। राजा धीराज पृथ्वी को जीत कर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता था, उत्कीर्ण है। व्याघ्र हरण प्रकार से इसमें समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आखेटक करते हुए दिखाया गया। पृष्ठभाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मक्कर वाहिनी गंगा और राजा समुद्रगुप्त का उत्कीर्ण है दोस्तों। बीना वादन प्रकार देखिए, इसमें समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी होने का भी साक्ष्य मिलता है दोस्तों। दोस्तों इसमें समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया दोस्तों। चलिए देखिए सैन्य अभियान देखिए, समुद्रगुप्त एक महान सेनापति और कुशल योद्धा था जो राजगद्दी पर बैठते उसने दिग्विजय की योजना बनाई। अपने विजय अभियानों के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तर भारत अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आर्यावर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान दक्षिणापथ की विजय आठविक राज्यों की विजय उसके प्रभुत्व सैन्य अभियान थे। अपने दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया। इस अभियान के दौरान उसने अच्युत, नागसेन और कोतकुलुज शासकों को हराया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणापथ के राज्यों में 12 राज्य थे जो कौशल, महा, कांतार, कोराल, पिष्ठूर, कोटूर और एरंडपल, कांचीर और मुक्त, बेगी और पालक, देवराष्ट्र और कुरुकुल दोस्तों। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के लिए तीन नीतियां अपनाई। प्रथम देखिए ग्रहण, शत्रु का अधिकार। द्वितीय मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना। और तृतीय अनुग्रह दोस्तों, शत्रु को उसका राज लौटाना। दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया है। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय की। और आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में राजा रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा थे दोस्तों। समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को अपना सेवक बनाया। फिलिट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे दोस्तों। सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे, जिसमें समतट, डवाक, कामरूप और कीर्तपुर तो नेपाल आदि राज्य भी शामिल थे दोस्तों। समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए, जिसमें शामिल है देवपुत्र, शाही, सहानुमासी, शक, मुरुंड और सिंघल आदि दोस्तों। समुद्रगुप्त के समय प्रमुख नगर तथा राज्य का मैप देखिए। थानेश्वर था, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सब दोस्तों समुद्रगुप्त का राज था दोस्तों। आंतरिक राज था वो सब। बाहरी राज देखिए, व्हाइट जो कलर है सब बाहरी राज था दोस्तों ये सब। और देखिए आर्यावर्त था दोस्तों, ये हल्का जो ग्रीक कलर का है दोस्तों, ये सब आर्यावर्त का राज था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की विजित नीतियां देखिए। भोदरन की नीति, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। और सर्वकरदानायग्रन की नीति, यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। परिचारीकृत नीति, आठवीं यानी जनजातीय राज्यों को सेवकों बनाने की नीति। ग्रहण, मोक्षानुग्रह, दक्षिण भारत में 12 राजाओं के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः राज्य सौंप दिए।
कन्योपायन दोस्तों, विदेशियों को पराजित कर उसने 7 वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ देखिए, अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी धारण की दोस्तों। गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्तों से पहले दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो उत्तर हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था दोस्तों। कश्मीर, पश्चिम पंजाब, कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था दोस्तों। समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं देखिए, समुद्रगुप्त विजेताओं के साथ साथ कवि, संगीत और विद्या का संरक्षण था। उसके सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया तथा कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई दोस्तों। समुद्रगुप्त व्याघ्र पराक्रमांक और प्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की थी जो उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती है दोस्तों। उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसु बंधु को संरक्षण दिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी जिसकी अनुमति दे दी गई थी, जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित है दोस्तों। ताम्रपत्र, समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है ताम्रपत्र में दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य देखिए दोस्तों, 375 से 415 ईस्वी शासन किया दोस्तों। देखिए, गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नाम एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है दोस्तों। देखिए, विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा हुआ शकों से पराजित हो गया था और उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया था। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ महरौली का लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा का कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है दोस्तों। उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा और स्तंभ लेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है दोस्तों, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। वैवाहिक संबंध का साम्राज्य विस्तार दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा विस्तार किया दोस्तों। उसने नाग राजकुमारी कुबेरन नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। तो उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम विवाह कंदम शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया था दोस्तों। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात के प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इससे मालवा एवं उसका मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध हुआ। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्रा थी दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शक देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैनी अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया था। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम और सूर्य। भारतीय अनुश्रुतियां उसे सकार यानी शकों का विजेता के रूप में स्मरण करती है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाया, तो इसकी तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी दोस्तों। अन्य नाम की उपाधियां देखिए, अन्य नाम दोस्तों देवगुप्त, देवराज, देवश्री और उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय की ये सब उपाधियां दोस्तों। कला एवं साहित्य देखिए,
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में असंबद्ध युद्धों के कारण नहीं बल्कि कला और साहित्य के प्रति उसका अगाध अनुराग के कारण किया गया दोस्तों। उसके दरबार में 9 विद्वानों एक मंडली निवासी करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। इसमें कालिदास जो द्वितीय शासनकाल में रहते थे, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक, पर्ण और बरामिर और वररुचि जैसे विद्वान थे दोस्तों। फिर से देखिए इस लाइन को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों कालिदास रहते थे, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक, पर्ण और बरामिर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। उनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399-414 में भारत आए थे दोस्तों। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर कूच करते हैं। फाहियान का यात्रा विवरण देखिए दोस्तों। फाहियान चीनी मध्य एशिया पेशावर कैस्टलो मार्ग 399 इसमें भारत आया और ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग का 414 में स्वदेश लौटा दोस्तों। उसके वर्णन इस प्रकार है। मध्य प्रदेश ब्राह्मणों का देश है। मध्य प्रदेश जो है किसका देश है? ब्राह्मणों का देश है। यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का प्रचलन था दोस्तों। मध्य प्रदेश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे। मांस, मदिरा और प्याज और लहसुन आदि का प्रयोग भी नहीं करते थे। चंडाल अपवाद है दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश के लोग क्रय विक्रय और कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहियान पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्रा की और संकिसा तथा श्रावस्ती में उसने अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे। पाटलिपुत्रा में अशोक का राजमहल देखा। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा तथा उसने इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया। उसने नालंदा राजगृह, बोध गया और वैशाली और श्रावस्ती तक कपिलवस्तु की भी यात्राएं की। चीनी ग्रंथों में भारत को यूतू बताया गया दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करता था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव वीरसेन शैव धर्मानुयायी था और सेनापति आम्रकरादेव बौद्ध अनुयायी था दोस्तों। चलिए देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था दोस्तों। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य 415 से 455 ईस्वी शासन किए दोस्तों। कुमारगुप्त प्रथम उनका उपाधि महेंद्रादित्य था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त, परंतु कुमारगुप्त ने पूर्व एक और शासक का नाम आता है। वह शासक ध्रुव देवी यानी रामगुप्त की पत्नी का है दोस्तों। अब पुत्र गोविंद गुप्त था दोस्तों। पुत्र उसका कौन था? गोविंद गुप्त था दोस्तों। यह एक विवादास्पद विषय है दोस्तों। चलिए कुमारगुप्त के बिलसड़ अभिलेख में मंदसौर अभिलेख और करमदंड अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में ही है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने किया। तो कौन के? वत्स भट्टी। चलिए हम लोग सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। मध्य भारत में रजत सिक्के का प्रचलन इसी काल में हुआ था दोस्तों। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई। इस प्रकार मुद्रा के मुख्य भाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति, पृष्ठ भाग पर असीन कार्तिकेय की आकृति भी उत्कीर्ण है दोस्तों। देखिए कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उपाधियां देखिए दोस्तों। उपाधियां हैं कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र, अश्वमेध आदि उपाधियां धारण की दोस्तों। अन्य विशेषताएं देखिए। कुमारगुप्त प्रथम ने अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है दोस्तों। स्कंदगुप्त 455 से 467 शासन देखिए दोस्तों। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था दोस्तों। भीतरी स्तंभ
के अनुसार प्रथम हून आक्रमण इसी के समय हुआ था दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूनों के आक्रमण को विफल कर दिया। जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को मलेच कहा गया दोस्तों। हून देखिए, हून राज्य फारस से खोतान तक फैला हुआ था दोस्तों, जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान के में बामियान थी दोस्तों। प्रथम हून आक्रमण खुसनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ, जो तोरमान और महिरकुल प्रसिद्ध हून शासक था दोस्तों। तोरमान और महिरकुल को बौद्ध धर्म में घृणा करने वाला मूर्ति भंजक कहा गया दोस्तों। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त को पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र बैच देखियो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय तुषाक्ष, अशोक के समय सुविशाख, रुद्रदामन के समय दोस्तों, तीनों सुदर्शन झील से संबंधित हैं दोस्तों। देखिए, हेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम से उल्लेख किया गया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम की सहायता देने की प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त में बिरसम शैली के नए सिक्के जारी किए गए थे। स्कंदगुप्त 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सोम के दरबार में एक राजदूत भेजा था दोस्तों। अन्य शासक देखिए, स्कंदगुप्त के पश्चात पुनरुगुप्त और नरसिंहगुप्त और बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बंधुगुप्त, भानुगुप्त, बेन्युगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय शासक हुए। बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। बुद्धगुप्त ने दोस्तों। नरसिंहगुप्त ने हून नरेश महिरकुल को पराजित किया था। नरसिंहगुप्त ने दोस्तों। भानुगुप्त का एरन अभिलेख में 510 में सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण मिलता है दोस्तों। अब विष्णुगुप्त तृतीय में दोस्तों गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक है दोस्तों। विष्णुगुप्त तृतीय में गुप्त शासक का अंतिम शासक है। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ। इसमें वल्लभी के मैत्रेयी, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्पवती वंश आदि प्रमुख थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गुप्तों के शासन में 550 ईस्वी तक जारी रहा, और परंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया दोस्तों। गुप्तकालीन प्रशासन देखिए, गुप्तकालीन प्रशासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन साम्राज्य की सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार थी। पहले देखिए, राजा को सम्राट बोला जाता था। गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। गुप्तकालीन राजाओं द्वारा भारी भरकम उपाधियां धारण की गई, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक। राजा का यह कर्तव्य था कि युद्ध और शांति के समय राज्य को नीति को सुनिश्चित करे। किसी भी आक्रमण से जनता की सुरक्षा का राजा का कर्तव्य था कि बचाना था दोस्तों। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, अतः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों और रीतियों के अनुरूप करता था। इस काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक वंशानुगत था दोस्तों, लेकिन ज्येष्ठाधिकार जैसे तत्व कम ही दिखाई पड़ते हैं। मंत्री परिषद और दूसरे अधिकारीगण देखिए दोस्तों, कामदंक और कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का उल्लेख किया दोस्तों। गुप्त काल में मंत्रियों का चयन राजा के द्वारा उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों और उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। सबसे बड़े अधिकारी को कुमारमात्य होते थे। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था और वे नगद वेतन पाते थे। अल्टेकर महोदय का मत है कि कुमारामात्य आधुनिक आईएएस वर्ग के पदाधिकारी की भांति थे। कुमारामात्य प्रांतीय पदाधिकारी होते थे, जो स्थानीय प्रशासन तथा केंद्र के बीच कड़ी का काम करते थे। गुप्त शासक मंत्रियों से सलाह लिया करते थे और सभी महत्वपूर्ण मामले पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश या संदेश जारी करते थे। गुप्तकालीन अधिकारी और उनके विभाग देखिए दोस्तों। महाबलाधिकारी दोस्तों सेनापति को कहा जाता था। विभाग देखिए, महादंडनायक न्यायाधीश होते थे। और संदीप विग्राहक युद्ध और शांति के मंत्री थे।
दंडपाशी दोस्तों, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशी बोला जाता था। विनय स्थिति स्थापक दोस्तों, शिक्षा और धर्म संबंधी अधिकारी थे। भंडारा अधिकारी दोस्तों, राजा कोष के अधिकारी थे। महाक्षक पटलिक दोस्तों, ये लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। महाछपटलिक दोस्तों, अब महाप्रतिहार दोस्तों, राज प्रसाद से संबंधित विषय को देख रेख करने वाले अधिकारी थे। हरिसेन देखिए, चंद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था दोस्तों। वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक था। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री। पृथ्वी सेन कुमार गुप्त का मंत्री है। पर्णदत्त और चक्रपालिक स्कंद गुप्त का मंत्री था और गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी थे दोस्तों। गुप्त काल के एक अधिकारी एक साथ अनेक पद ग्रहण करता था। इसी काल से पद वंशानुरूप भी होने लगे थे, क्योंकि एक ही परिवार की कई पीढ़ियों ऊंचे पदों पर धारणा करती थी। इसकी जानकारी कर्मादंड अभिलेख से मिलती है। प्रांत, जिला और स्थानीय ग्राम प्रशासन चले देखते हैं। शासकीय सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रों और भुक्तियों में विभाजित किया गया था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ भुक्तियां के नाम भी मिलते हैं, जैसे बंगाल में पुनर्वर्धन भुक्ति था, जिसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। और प्रांत और भुक्ति पुनः जिले में, प्रदेश या विषय में बांटा गया था दोस्तों। इसका प्रधान विषयपति यानी कुमारमात्य कहलाता था। देखिए, जिला स्तर एक जिला परिषद होती थी, जिसे विषय परिषद कहा जाता था। इसी तरह प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद होती थी, जिसमें क्षेत्रीय व्यावसायिक समूह की प्रधानता थी दोस्तों। इसी परिषद में शामिल थे। जैसे देखिए, नगर श्रेष्ठी पूंजीगत वर्ग के नेता थे। अर्थशास्त्र व विषय के व्यापारियों का नेता थे। अप्रथम कुली के दोस्तों कारीगर समुदाय के प्रमुख थे। अप्रथम अकायस्थ लिपिकों के प्रधान थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा का कार्य ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था करना और निर्माण कार्य करना और राजस्व एकत्रित करना। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता है। देखते हैं, ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक यानी ग्रामपति या महत्तर होता था। उसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी, जो अपने अधिकार क्षेत्र को पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। न्याय व्यवस्था देखिए, गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित था दोस्तों। राजा का न्यायालय, फूंग और श्रेणी और कुल दोस्तों। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक और सर्वदंडनायक कहा जाता था। गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा के पास था। पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी और फौजदारी मामले की परिभाषित किया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि भूमिदान की प्रक्रिया में तेजी आना। प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना गया दोस्तों। इस काल में प्रथम विधि निर्माता किसे माना गया? बृहस्पति को दोस्तों। इस काल में गुप्तचर प्रणाली की भी सीमित जानकारी मिलती है दोस्तों। वृक्ष कटिकम में दोस्तों नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था देखिए, सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत होता था दोस्तों। किसके पास? तो महाबलाधिकृत के पास। गुप्त काल में राजा के पास अस्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति, रथारोही, अश्वारोही और गज सेना। साधारण सैनिकों को जाट कहा जाता था। साधारण सैनिकों का कहते थे जाट दोस्तों। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में उपरीक और दशापराधिक, चरोधरनिक और दंडपाशी को अंगरक्षक आदि प्रमुख पद थे दोस्तों। देखिए, गुप्तचर कर्मचारी को दूत और पुलिस कर्मचारी को भाट कहा जाता था। देखिए, रण भंडारिक पदाति वस्तुओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी रसद को कहा जाता था। रण भंडारिक पदाति वस्तुओं की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? रसद की व्यवस्था करता था दोस्तों। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2.0 में है दोस्तों, यहाँ से भाट दोस्तों और चाट दोस्तों। यहाँ से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। गुप्त काल में राजा के पास अस्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति, रथारोही, अश्वारोही,
तथा गज सेना और साधारणतः सैनिक को चाट कहा जाता था। साधारण सैनिक को क्या कहते हैं? चाट कहा जाता था। अब पुलिस विभाग के पदाधिकारियों उपरीक दशापराधिक और चोरादरनिक और दंडपाशिक अंग रक्षक आदि प्रमुख पद थे दोस्तों। गुप्तचर कर्मचारी को दूत और पुलिस कर्मचारी को भाट कहा जाता था। रण भंडारी ग्रीक को रसद की व्यवस्था करता था। रण भंडारी दोस्तों इसे कहते इस पदार्थी वस्तुओं की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को रण भंडारी कहते थे दोस्तों। चलिए राजस्व के स्रोत देखिए। गुप्त काल में भू राजस्व से प्राप्त आय की आमदनी का मुख्य स्रोत थी दोस्तों। गुप्त काल में भू राजस्व से प्राप्त आय आमदनी का मुख्य स्रोत थी। सामान्यतः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1/6 भाग अधिकार था दोस्तों। अधिकारी था मतलब 1/6 भाग का अधिकारी था। इसलिए कालिदास ने सम्राट को षडमार्ष वृत्ति भी कहा। क्या कहा? षडमार्ष वृत्ति। चलिए प्रमुख कर देखते हैं हम लोग। भाग दोस्तों भूमि उपज पर 1/6 भाग कर होता था। अब भोग दोस्तों राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तु जैसे फल फूल सब्जी आदि के रूप में दिया जाने वाला कर दोस्तों। उद्रंग अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था उद्रंग दोस्तों। अब ऊपरी कर दोस्तों अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था दोस्तों। अब भूतावात दोस्तों विदेशी वस्तुओं पर आयात पर कर। भूतावास क्या था? विदेशी वस्तुओं पर आयात कर भूतावास कहलाता था। शुल्क दोस्तों सीमा बिक्री की वस्तुओं पर आदि पर लगाया जाने वाला कर को सीमा शुल्क कहते थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कर की दर 1/4 से 1/6 के बीच होती थी। किसान हिरण्य नगद तथा मय यानी अन्य दोनों के रूप में भूमि कर की अदायगी कर सकते थे। भूमि कर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में तथा भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में किया गया दोस्तों। भूमि कर से जुड़े अधिकारी देखिए। ध्रुवाधिकरण दोस्तों भूमि संग्रह अधिकारी थे। ध्रुवाधिकरण दोस्तों महाक्षक पटलिक एवं कर्णिक दोस्तों आय व्यय और लेखा जोखा के अधिकारी थे। शोल्किक दोस्तों सीमा शुल्क और भू कर के अधिकारी थे। और न्यायाधिकरण दोस्तों न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों को निपटारा करने वाले अधिकारी न्यायाधिकरण कहलाते थे। देखिए मंदिरों में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि करमुक्त होती थी तथा इसके ऊपर धारकों को पूर्ण नियंत्रण होता था। ऐसे भूमिदानों का एकमात्र उद्देश्य शैक्षणिक एवं धार्मिक था दोस्तों। देखिए कुलियावाप और द्रोणवाप और गुप्त काल में उत्तर भारत में भूमि नाप की इकाई थी। कुलियावाप और द्रोणवाप दोस्तों गुप्त काल में उत्तर भारत में भूमि नाप की इकाई थी। देखिए गुप्तकालीन समाज वर्ण व्यवस्था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों का आधार गुण कर्म न होकर जन्म था दोस्तों। समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य क्षेत्र रक्षा तथा सैनिक सेवा थी दोस्तों। वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य कृषि और व्यवसाय था। और वाणिज्य एवं व्यवसाय के पतन के कारण उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। और चौथा वर्ण शूद्र था दोस्तों। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई परिवार थी दोस्तों। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था दोस्तों। इन्हें अत्यंज तथा चंडाल का मतलब छुआछूत वर्ग दोस्तों छोटा जात था। हेन सांग ने शूद्रों को खेतिहर यानी कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया। इस काल में शूद्रों को आर्थिक दशा में सुधार हुआ। अब शूद्र सैनिक वृत्ति में भी अपनाने लगे। इसके अतिरिक्त शूद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार भी मिल गया था दोस्तों। चंडाल को चारों वर्णों में सबसे निम्न स्थान पर प्राप्त था। मछली मारने और शिकार करने और मांस बेचने का कार्य चंडाल लोग ही करते थे। नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों का दोस्तों और कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया गया था और दंड में वर्ण भेद कायम थे। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने वाले ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाता था। जबकि हत्या के आरोपी यदि शूद्र को सर्वाधिक दंड और ब्राह्मण को कम दंड मिलता था। वस्तुतः ब्राह्मण मृत्यु दंड की सजा से मुक्त था दोस्तों।
स्त्रियों की स्थिति चलिए देखते हैं। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई दोस्तों। गुप्त काल में स्त्रियों की अपेक्षा में पहले की दशा में गिरावट आई। इसका प्रमुख कारण उपनयन संस्कार बंद होना, अल्प आयु में विवाह होना, पर्दा प्रथा या सती प्रथा का प्रचलन आदि था दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। इसी काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। स्त्री शिक्षा का प्रचलन, अमरकोश में शिक्षाओं के लिए उपाध्याय उपाध्येय आचार्य शब्द दिए गए दोस्तों। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का वर्णन मिलता है। कामसूत्र और मुद्रा राक्षस गणिकाओं तथा वेश्याओं का वर्णन मिलता है। नारद और पराशर, नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह का भी समर्थन मिलता है। दासों की स्थिति देखिए। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी और ये 7 प्रकार के तथा नारद में 15 प्रकार के थे दोस्तों। दासों की स्थिति देखिए। गुप्त काल में दोस्तों दास की प्रथा प्रचलित थी। मनु में 7 प्रकार के दास और नारद में दोस्तों 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने दिया दोस्तों। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही दिया, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने का संकेत करता है। भूमि दान के कारण भूमि का विखंडन हुआ, जिससे दासों की उपयोगिता कम होने लगी दोस्तों। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था देखिए। कृषि। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भूमि पर मुक्त राजा का अधिकार होता था। बृहद संहिता दोस्तों। बृहद संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी थी। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर ही निर्भर थी दोस्तों। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप और आषाढ़ वाप भूमि माप का पैमाना था दोस्तों। देखिए अमरकोश में 12 प्रकार भूमि का उल्लेख मिलता है। निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप और आषाढ़ वाप भूमि का माप का पैमाना था दोस्तों। भूमि के प्रकार देखिए। क्षेत्र दोस्तों। खेती के लिए उपयुक्त भूमि क्षेत्र था। वास करने योग्य वास्तुकला या खील दोस्तों। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे वास्तु कहते थे, खील कहते थे। अपहरत दोस्तों। बिना जोती गई जंगली भूमि अपहरत कहलाता था। गोचर, पशुओं के चारा योग भूमि गोचर। सिंचाई का प्रबंध राज्य करता था। सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है दोस्तों। वाणिज्य में व्यापार देखिए। वस्त्र उद्योग इस काल में सर्वप्रमुख उद्योग था दोस्तों। अमरकोश में कताई, बुनाई और हथकरघा, धागे इत्यादि का संदर्भ आया है दोस्तों। इस काल में मिट्टी के बर्तन और मृग मूर्तियां बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ। महरौली कल्लो स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया दोस्तों। शिल्पियों एवं व्यवसायियों के निगम श्रेणी तथा संघ होते थे। शिल्पियों एवं व्यवसायियों के निगम श्रेणी तथा संघ होते थे। इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों में श्रेणियों तथा सार्थवाहों और प्रथम कुलुकों आदि की मोहरों शिल्पियों के संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती है दोस्तों। देखिए मंदसौर अभिलेख में पट्टावय श्रेणी तथा इंदौर के लेख में टोलिक श्रेणी का उल्लेख मिला है दोस्तों। मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। वाणिज्यिक निकायों का उनके वास्तविक कार्य का स्वरूप के आधार पर विभाजन हुआ दोस्तों। वाणिज्यिक निकायों में उनके वास्तविक कार्य के स्वरूप पर आधार का विभाजन हुआ। श्रेष्ठी कुलिक निगम श्रेष्ठियों और शिल्पियों और श्रेणियों का केंद्रीय निगम संघ है दोस्तों। पुग देखिए। विभिन्न जातियों के व्यापारिक समूह को पुग कहते हैं। श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों को समूह श्रेणी और निगम दोस्तों व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। इसका प्रधान श्रेष्ठी होता था। अमरकोश के अनुसार निगम ऐसे व्यापारियों का संगठन था जो एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे। इस काल तक रोमन व्यापार का पतन हो चुका था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई
ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का सबसे भृगु कच्छ भड़ोच पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों। अच्छा देखिए यहाँ पे दक्षिणी पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई और ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का ताम्रलिप्ति जो पतन था दोस्तों कहाँ का, पूर्वी भारत का, जबकि भृगु कच्छ भड़ोच पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। जबकि अतिरिक्त चोल घंटसाला और कंदुरा भी प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों। देखिए इस काल में चीन से रेशम, चीनाशंकु, इथोपिया से हाथी दांत तथा अरब और ईरान और बैक्टीरिया से घोड़े का आयात किया जाता था। चलिए मुद्राएं देखते हैं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की दोस्तों, सर्वाधिक, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया। सोने के सिक्के 144 ग्रेन का होता था। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था और चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के पश्चात प्रारंभ किए थे दोस्तों। फाहियान के अनुसार साम्राज्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों, फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे दोस्तों। गुप्त शासकों में सोने और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए, लेकिन गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयाना यानी भरतपुर राजस्थान से मिले दोस्तों। धार्मिक स्थिति देखिए, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। उन्होंने परम भागवत उपाधि धारण की तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर यानी पंचायतन रचना शैली का मंदिर है। इस मंदिर में विशेष नाग के सस्या का विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है दोस्तों। इस काल की विष्णु के अतिरिक्त शिव, गंगा यमुना और दुर्गा और सूर्य और नाग, यक्ष आदि देवताओं का भी उपासना होती है। इस समय हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुआ दोस्तों। एक तो मूर्ति उपासना का केंद्र बन गया, यज्ञ स्थान उपासना ने ले लिया और वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन, बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे, अतः बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार प्रसार भी हुआ। इस काल में महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई गई थी दोस्तों। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित हुए, परंतु गुप्त काल में चलकर ये षड दर्शन के रूप में स्थापित हुए। सांख्य देखिए, सांख्य का प्रवर्तक न्याय दर्शन और प्रवर्तक थे। सांख्य जो थे कपिल थे, सांख्य कपिल थे दोस्तों, और न्याय गौतम थे। न्याय कौन थे? गौतम दोस्तों। योग पतंजलि थे, योग जो थे पतंजलि थे। वैश्विक कनाद और उलक थे, वैश्विक कनाद और उलक थे दोस्तों। पूर्व मीमांसा जैमिनी थे। प्रमुख आचार्य सवर स्वामी थे। जो पूर्व मीमांसा जैमिनी दोस्तों, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वेदांत वादरायण, प्रमुख आचार्य गौणवाद थे दोस्तों। उत्तर मीमांसा के वादरायण थे दोस्तों। चलिए हम लोग गुप्तकालीन कला एवं साहित्य देखते हैं। गुप्त काल में साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। गुप्त काल को कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कलाओं का उत्थान हुआ। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं देखिए। प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण, विदेशी प्रभाव से मुक्ति, कुषाण और आदि पूर्वकालीन नगनता का लोप, धर्म कला और अनुगामी के रूप, पाषाण और अत्यधिक प्रयोग, साथ ही ईंटों का भी प्रारंभ दोस्तों। स्थापत्य कला देखिए, गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वैष्णव मंदिर, भारतीय मंदिर के निर्माण में शिखर का संभव पहला उदाहरण दोस्तों। इस मंदिर में शेष नाग के शस्या पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सबसे उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है। इसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है दोस्तों। मूर्ति कला एवं चित्रकला देखिए। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में विष्णु की मानवाकार प्रतिमाएं बनी है। बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाएं बनी है, जिसमें सारनाथ और मथुरा की बौद्ध प्रतिमाएं प्रसिद्ध है। गंगा एवं यमुना मूर्ति इसी काल की देन है दोस्तों। गुप्तकालीन मंदिर देखिए, मंदिर और स्थान दोस्तों। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश है दोस्तों।
देखिए भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश है। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश है। ये भी देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश है। भीतरगांव का मंदिर दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गुप्त काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ अजंता और बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता में 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है दोस्तों। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्धिस्ट है तो पद्म पानी का भी चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। देखिए शिक्षा एवं साहित्य देखिए गुप्त काल में पाटलिपुत्र, वल्लभी और उज्जैनी और काशी और मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा भी आगे चलकर विश्वविद्यालय शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ दोस्तों। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं देखिए ऋतु संहारम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, कुमार समूह कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविकानी मित्रम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतला कालिदास दोस्तों, विक्रमोर्वशीयम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, देवीचंद गुप्तम विशाखा दत्त, बृहद संगीता बरामहिर, पंच सिद्धांतिका बरामहिर, बृहद सिद्धांत दोस्तों ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्टियम दोस्तों आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट दिए थे। न्यायावतार सिद्धसेन दिए, न्यायावतार सिद्धसेन दिए। पंचतंत्र विष्णु शर्मा दिए। नीतिसार कामदंक दिए, नीतिसार कामदंक। मृषकटिकम शूद्रक, योगाचार दोस्तों असंग, योगाचार असंग है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में हुई थी। आर्यभट्ट इस काल में सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्यामिति सिद्धांत दिया दोस्तों। बरामहिर ने आर्यभट्ट के ज्या सिद्धांत को अधिक परिशुद्ध किया दोस्तों। बरामहिर ने आर्यभट्ट के ज्या सिद्धांत को परिशुद्ध किया था। और ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने और शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए बताए थे। और सुश्रुत दोस्तों शैल चिकित्सा का पितामह कहा जाता है सुश्रुत को, शैल चिकित्सा का। उन्होंने शैल चिकित्सा के उपचार में कलाओं को सर्वोत्तम माना। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शैल उपकरणों का वर्णन किया था। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। वांग भट्ट ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की दोस्तों। वराहमिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की दोस्तों। पुराणों का जो वर्तमान रूप आज देखने को मिलता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे हुए थे। गुप्त काल में नारद और पराशर, बृहस्पति और कात्यायन आदि स्मृतियों की रचना की हुई है दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 9 नंबर का चैप्टर दोस्तों। अब जो चैप्टर है दोस्तों 10वां चैप्टर है दोस्तों, गुप्तोत्तर काल के पूर्व मध्यकाल दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए भूमिका पे चर्चा करते हैं। पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी के मध्य लगभग गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया था। इसके पश्चात सामंत नामक नई प्रवृत्ति के साथ विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता की भावना उदय हुई। हालांकि इस दौरान कुछ प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, लेकिन संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध नहीं जा सका। राजनीतिक व्यवस्था की यह प्रवृत्ति तुर्क शासन की स्थापना तक जारी रहा दोस्तों। ये कब तक जारी रहा? तुर्क शासन की स्थापना तक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए वंशों का उदय हुआ था उनका विवरण निम्नलिखित है दोस्तों। देखिए राजवंश स्थान प्रमुख शासक उपलब्धि दोस्तों। मैत्रेयी देखिए स्थान वल्लभीय। प्रमुख शासन कौन कौन हुए? भट्टारक हुए, धरसेन हुए, ध्रुवसेन हुए और ध्रुवसेन प्रथम और धरमपट गोसेन और शिलादित्य प्रथम दोस्तों। उपलब्धि गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों का सबसे लंबे समय तक शासन किया दोस्तों। मौखरी देखिए, मौखरी कहाँ की? कन्नौज की हुई दोस्तों।
हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सरवर्मा दोस्तों, ये सब मौखरी के शासक हुए। इन्होंने हुनों को पराजित कर पूर्वी भारत को अनेक आक्रमण से बचाया दोस्तों। पुष्पभूति देखिए थानेश्वर वर्धन दोस्तों, इनके स्थान थानेश्वर है। पुष्पभूति प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन दोस्तों शासन के थे। विशाल राज्य स्थापित किया दोस्तों। परवर्ती गुप्त दोस्तों, परवर्ती तो मगध है दोस्तों। ये महासेन गुप्त और देवगुप्त आदित्य सेन का शासक हुए दोस्तों। मौखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रहे दोस्तों। फिर देखिए चंद्र यानी गॉड, बंगाल दोस्तों। शशांक, थानेश्वर एवं कन्नौज शासक इसकी शत्रुता रही दोस्तों। थानेश्वर एवं कन्नौज शासकों से इनकी शत्रुता रही। चंद्र गौड़ के बंगाल के जो शासक थे दोस्तों उनसे। चलिए देखते हैं हम लोग। ईशान वर्मा, हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता तृतीय एवं देव वर्णांक अभिलेख ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से मिलता है दोस्तों। थानेश्वर में पुष्पभूति वर्धन देखिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में राजवंशों में थानेश्वर का पुष्पभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। पुष्पभूति वंश का संस्थापक पुष्पभूति था। इस वंश के वैश्य जाति से संबंधित माना जाता है। तो गुप्तों के संबंध थे, किंतु हुनों के आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी दोस्तों। इस वंश ने नरवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री थी दोस्तों। राजश्री का विवाह कन्नौज मौखरी वंश के शासक गिरिवर्मा से हुआ था। गौड़ का शशांक द्वारा राजवर्धन को मार दिया गया जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हेमसांग के विवरण देखिए दोस्तों। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेमसांग स्थल मार्ग से भारत आया। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा दोस्तों। भारत में लंबे अरसे तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत में बौद्ध ग्रंथ संग्रहण करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ सिजुकी की नाम से लिखा और हेमसांग को यात्रियों का राजकुमार वर्तमान शायक मुनि कहा जाता है। हेमसांग ने के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्गों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे। उन्होंने शूद्रों को किसान कहा था। उनके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर कला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे दोस्तों। हर्षवर्धन देखिए 606 से 647 ईस्वी इसका शासन रहा हर्षवर्धन का दोस्तों। राजवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हेमसांग जो है हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था दोस्तों। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, जो हर्ष की उपाधियों परम भट्टारक, महाराधिराज, सकलोतरापथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम और परमेश्वर परमामहेश्वर आदि स्पष्ट हो जाते हैं। गुप्तों के विघटन के बाद उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति हुई। वर्धन वंश इसी यशस्वी सम्राट ने अपने यश के द्वारा उत्तर भारत में विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित किया। हर्ष का राज्य विस्तार देखिए। हर्ष ने शशांक यानी गौड़ शासक शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने अब उत्तर भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया दोस्तों। देखिए हेमसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया। संभवतः ये 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, गोंड और बंगाल, तक्षशिला और उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा था दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। पश्चिम में उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित की। हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई और एहोल प्रशस्ति में उसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां के भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघारम में स्थापित किया।
कश्मीर अभियान में हर्ष ने दक्षिण अभियान कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया। हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कर कुंदल, चोल और कांची की विजय की। हर्ष के साम्राज्य में प्राय संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी, अब विंध्य पर्वत में पूर्व में विंध्य पर्वत तक, अब पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र और काठियावाड़ तक विस्तृत था दोस्तों। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया। चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई और कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। हर्ष के समय का मैप देखिए दोस्तों किस तरह था। हर्षकालीन प्रशासन देखिए। हर्ष के शासन काल में समाज की जानकारी वान भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित चीनी यात्री हेनसांग के स्मरण द्वारा मिलती है दोस्तों। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत था दोस्तों। हर्ष का साम्राज्य सामंती गठन पर आधारित था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय और भुक्ति और राष्ट्र में विभाजित था। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था और विषय जिले के समान था। शासन सबसे छोटी इकाई ग्राम, शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। हेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगनी कहा था दोस्तों, जिसमें पैदल, घुड़सवार और रथ और हाथी की टुकड़ियां थी। सम्राट को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री को सचिव और अमात्य कहा जाता था दोस्तों। देखिए भंडी हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। भंडी जो था हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है यहाँ से दोस्तों 2.0 में। अवंती विदेश सचिव, अवंती जो था विदेश सचिव था दोस्तों, जिसकी संज्ञा महासंधि विग्रह थी। सिंहनाद उसका प्रधान सेनापति था दोस्तों। कुंतल अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। कुंतल दोस्तों तथा स्कंद गुप्त गज सेना का प्रधान था। राजस्थानीय संभवतः वायसराय या गवर्नर होता था। नेक्स्ट देखिए, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। इस काल में राज्य को सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। भौगिक कर वसूलने वाला पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाले को पदाधिकारी था दोस्तों। पुस्तपाल जो था जमीन के हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। उपज का 6ठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। हर्ष और बौद्ध धर्म में देखिए चलते हम लोग। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य की अन्य उपासक थे दोस्तों। शुरू में हर्ष ने अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय दिया और पूर्णतः बौद्ध बन गया दोस्तों। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था दोस्तों। हर्ष ने कन्नौज और प्रयाग में भी 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है दोस्तों। हर्षकालीन साहित्य देखिए। हर्षवर्धन ने दरबार में मुख्य विद्वान उनकी रचनाएं देखी। बाणभट्ट हर्षचरित की रचनाएं और कादम्बरी दोस्तों। बाणभट्ट जो है हर्षचरित और कादम्बरी की रचना। मयूर सूर्य शतक की रचना। मयूर जो है सूर्य शतक की दोस्तों। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद दोस्तों। हर्षवर्धन की स्वयं 3 नाटकों हैं दोस्तों, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना है। हालांकि इन रचनाओं को धावक नामक एक कवि को लिखने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक को महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते हैं। चलिए, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा सामंत कहे जाते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था।
ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिक कहा जाता था दोस्तों। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का भी उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के शासन उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांत थे दोस्तों। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलिए देखते हैं हम लोग। हर्ष के पश्चात कन्नौज में विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो कौन कौन थे तीन बड़ी हस्तियां? पाल था, प्रतिहार था और राष्ट्रकूट दोस्तों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ और संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला दोस्तों। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक और धर्मपाल ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, लेकिन यह संघर्ष अनेक चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुवसेन सम्मिलित हुए दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हुआ दोस्तों। बंगाल के पाल वंश देखिए। चलिए हम लोग बंगाल के पाल वंश को देखते हैं। हेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में 4 राज्य थे: पुंडवर्धन, कर्ण, सुवर्ण, समतट और ताम्रलिप्ति दोस्तों। ताम्रलिप्ति पाल शासकों में साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बंगाल, बिहार तथा कन्नौज तक था दोस्तों। पाल शासक में साम्राज्य का विस्तार करना बंगाल, बिहार और कन्नौज तक। उनका शासन खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला था। प्रमुख शासक देखिए गोपाल दोस्तों 750-770 ईस्वी। 8वीं शताब्दी में मध्य बंगाल में अशांति का अव्यवस्था फैली हुई थी और बताया जाता है कि बंगाल में फैली अशांति को दबाने के लिए कुछ प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा बनाया दोस्तों। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। औदनपुरी में एक मठ का निर्माण भी कराया। धर्मपाल 770 से 810 शासन रहा दोस्तों। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन में बैठा। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा और कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। और धर्मपाल चक्रायुध को गद्दी पर बैठाने के बाद भव्य दरबार का आयोजन किया। गुजराती कवि सोंडल ने उसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। धर्मपाल लेखों में उन्हें परम सौगात कहा जाता है दोस्तों। धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसने अनेक मठ एवं बौद्ध विहार बनवाए। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर विहार तथा सोमपुरा महाविहार वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है दोस्तों की स्थापना की। देवपाल देखिए 810 से 850। धर्मपाल के बाद देवपाल धर्मपाल का पुत्र गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया और तथा मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था और सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया था। देखिए देवपाल के पश्चात कुछ समय के लिए पाल शासकों के साम्राज्य बंगाल एवं बिहार तक ही सीमित रहा। देवपाल के बाद विग्रह पाल, नारायण पाल और राजपाल और गोपाल द्वितीय और विग्रह पाल द्वितीय शासक बना। पाल शासक महिपाल प्रथम समय पालों की शक्ति पुनर्स्थापित हुई। अब बौद्ध धर्म का संरक्षण था। लोकेश्वर शतक के रचयिता भद्रदत्त को उसने संरक्षण दिया था। शैलेंद्र शासक बौद्ध ने थे। उन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे थे। पाल शासक नालंदा के एक बिहार बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पाल राजा देवपाल से इस बिहार के खर्च के लिए 5 गांव की आमदनी देने का अनुरोध किया। यह अनुरोध स्वीकार कर लिया दोस्तों। चलिए महिपाल प्रथम देखिए 1978 से 1038 ईस्वी। महिपाल पाल वंश का दूसरा संस्थापक था दोस्तों। उसके काल में राजेंद्र चोल बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक को पराजित किया।
उसे बौद्ध भिक्षु आदिशा और के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा दोस्तों। रामपाल देखिए 1075 से 1120 दोस्तों। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल को माना जाता है। उसके शासनकाल में केवेरतों का विद्रोह हुआ, जिसका उल्लेख संध्याकरण नंदी द्वारा रचित रामचरित में पुस्तक में मिलती है दोस्तों। रामपाल के बाद कुमारपाल और गोपाल तृतीय और मदन पाल ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। रामपाल के निधन के बाद गढ़वालों ने बिहार पर शाहाबाद और गया और राज्य का विस्तार किया। गया तक राज्य का विस्तार किया दोस्तों। पालकालीन संस्कृति दोस्तों। पाल शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उस काल में सतर रक्षित कमलशील और दीपंकर नामक विद्वान ने तिब्बत की यात्रा की। पाल कलाकारों को कांस्य से मूर्तियां बनाने में महारत हासिल थी और बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदाय के प्रभावों से पाल शासक में मूर्ति कला का विकास हुआ। इस कला के प्रमुख केंद्र नालंदा, बोधगया और कुर्की हार था दोस्तों। संस्कृत के अतिरिक्त बंगला लिपि एवं भाषा एवं ब्राज जनभाषा की प्रगति पालों के अधीन हुई। हिंदू काव्य दया भाग के जन्मदाता जीमूतवाहन के पाल शासक के संरक्षण में शासकों का संरक्षण भी प्राप्त था दोस्तों। बंगाल के सेन वंश देखिए। पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल के शासन की बागडोर सेन राजवंश के हाथों में आ गई। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ नामक स्थान पर की दोस्तों। प्रमुख शासक देखिए विजय सेन थे 1095 से 1198 ईस्वी। विजय सेन सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। वह सेन वंश का प्रथम महान शासक था। देवपारा प्रशस्ति कवि धोई द्वारा रचित में विजय सेन की यशस्वी विजयों का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने नैब नाय और वीर नेपाल और मिथिला को पराजित किया दोस्तों। विजय यशस्वी विजयों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उसने नैब न्याय और वीर लोकपाल एवं मिथिला को पराजित किया था। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुरी नामक 2 राजधानियों की स्थापना की। उसकी उपलब्धियों में प्रभावित होकर श्री हर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा विजय प्रशस्ति काव्य की थी दोस्तों। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था दोस्तों। किसका था? शैव धर्म का अनुयायी दोस्तों। विजय सेन जो था दोस्तों शैव धर्म का अनुयायी था। हैंग कर लो।